आज स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने रेलवे में एक्शन पद पर कार्य करते हुए फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद बच्चों के लिए और बड़ों के लिए यानी जो आज के प्रतिभागी हैं उनके लिए एक शिक्षा की अलग जगह और ये सोचकर उन्होंने पुस्तकें लिखी सामान्य ज्ञान की ताकि आने वाली भव्य पीढ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं पर में अपना स्थान पा सके। ऐसी शख्सियत है आज हमारे सामने राम मोहन कौशिक जी। राम मोहन कौशिक जी रिटायरमेंट के बाद जब एक बार कौन बनेगा करोड़पति देख रहे थे, उस समय फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा एक छोटे से प्रश्न का जवाब नहीं दे सकी। उसके बाद इनके मन में आया कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ मैं अपना जीवन का समय दे सकूं, और उन्होंने आज कई सामान्य ज्ञान की पुस्तकें ये मतलब सामने लाए हैं और आज बच्चे उन्हें पढ़कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच रहे हैं। ऐसी शख्सियत राम मोहन कौशिक साहब से हम इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनेंगे। आइए बात करते हैं राम मोहन कौशिक जी से। राम मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपका धन्यवाद जो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मेरी बात रखने को मौका दिया। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि पुस्तकें मैंने लिखी, ये मेरी पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें रेलवे में काम में आती हैं। रेल पथ ज्ञान संचिका, रेल सेवा नियम ज्ञान संचिका और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जो रेलवे में अधिकारी बनाने के काम में आती है, रेलवे इंजीनियरिंग पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। इस पुस्तक की खासियत यह है कि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का संग्रह दिया है, जो कि रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग के लोगों के बहुत ही काम में आता है और इससे वहाँ पर वो अधिकारी वर्ग में पहुँचते हैं। ये मेरी तकनीकी पुस्तकें हैं। तकनीकी पुस्तकों के बाद मैंने कुछ ऐसी पुस्तकें लिखी जो समाज उपयोगी हों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका कि भाई मैं जो है ज्ञान का केवल संचय करता हूँ और संचय करके उस वर्ग को देता हूँ जिसकी उसको आवश्यकता है। बिल्कुल। इसी क्रम में ये मैंने सबसे पहले पुस्तक लिखी थी ज्ञान गंगा। सोनाक्षी सिन्हा वाली जो बात सर ने अभी बताई, उसमें मैं उसकी बात को मैंने इसमें पूरा किया था और बच्चों को कुछ जानकारी दी थी। फिर मैंने एक पुस्तक लिखी भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। ये पुस्तक जो है बहुत उपयोगी थी। इसके अंदर पूरे भारत की संस्कृति के बारे में, सारे धर्मों के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी गई थी। ये सब करते हुए मैं कम से कम 7-8 पुस्तकें लिख चुका। फिर मैंने एक पुस्तक लिखी बाल सुलभ ज्ञान। ये बाल सुलभ ज्ञान जो पुस्तक है, ये मैंने इस हिसाब से लिखी कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पढ़ने के 2-3 तरीके हैं या 2-3 विधाओं से जाते हैं वो। जी जी। जैसे कॉन्वेंट स्कूल वाले अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, कुछ इंग्लिश माध्यम के स्कूल खुले हुए हैं और कुछ सरकारी माध्यम से पढ़ते हैं। तीनों प्रकार से पढ़ने वाले बच्चे जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको नहीं जान पाते, और अगर जानते भी हैं तो भूल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छोटे बच्चों को पूछा जाए कि 67, 68, 59 और 69 इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए, तो वो नहीं बता सकते। बिल्कुल। 59 उसमें पकड़ नहीं सकते जी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर बच्चों से बोला जाए कि हमने सब्जी वाले से 67 रुपए की सब्जी ले ली जी। और 100 का नोट ले जाइए और जितने पैसे वापस आते हैं तो वापस लेके आइए, तो सबसे पहले पूछेंगे 67 कहते किसको है। तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत ही गलत बात है। हमारा बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़े, लेकिन हमारे बच्चों को ये सब बातें आनी चाहिए। बिल्कुल। इसी प्रकार से एक और चीज अभी सामने आई है। हम
टीवी के ऊपर जब न्यूज़ सुनते हैं, उन्होंने कहा 860 करोड़ की लागत से संसद भवन बना। जी भाई 860 करोड़ क्यों बोला जाता है? 8 अरब 60 करोड़ क्यों नहीं बोला जाता है? बिल्कुल तो ये हमारे बच्चों में, एक तो हमारा मीडिया भी ढंग से संस्कार नहीं दे पा रहा है। जी तो मुझे लगा कि ये पुस्तक लिखने की आवश्यकता है। जी अब मैंने ये पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने के बाद, लिखने के समय मेरे दिमाग में ये आया कि एक ऐसा संग्रह तैयार किया जाए जो बाल सुलभ हो। बिल्कुल बाल सुलभ का मतलब है कि ना तो कम उम्र के बच्चों के लिए और ना अधिक उम्र के बच्चों के लिए, क्योंकि अधिक उम्र के बच्चे तो गूगल में ढूंढना पसंद करते हैं, गूगल में पढ़ते हैं। छोटी उम्र के बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो मैंने उस पुस्तक को इस प्रकार से लिखना चाहा या संग्रह करना चाहा, जिसका नाम मैंने रखा बाल सुलभ ज्ञान। जी अब मेरे साथ एक चुनौती थी कि मैं वो सारे जो अधिकार चैप्टर हैं वो बाल सुलभ रूप में दूं। वाह तो मैंने ये पुस्तक लिखी। जी। राममोहन जी, कैसे समय निकाल पाते होंगे आप, क्योंकि आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हो और आपका जो संस्कार ही आपके अंदर ऐसे हैं कि गरीबों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा में भी आप जुटे रहते हो। उसके बाद लिखना एक बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य है। कैसे आप अपना समय इसमें दे पाते हैं? जी, ये आपने जो मेरे से प्रश्न किया, ये मेरे को ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं, जो मेरे को ईश्वर ने प्रदत्त की, और एक ऐसे समय पर प्रदत्त की जब मेरे को इसकी आवश्यकता थी और मैं इनका उपयोग कर पा रहा हूँ। ये शक्ति मेरे पास शुरू से नहीं थी, ये मेरे पास डेवलप हुई है 1998 के बाद। जी 1998 से लेकर 2005 तक मैंने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में पढ़ाया, रेलवे के अंदर अपने समकक्ष लोगों को पढ़ाया। तो ये शक्तियां मेरे अंदर उत्पन्न हुई और इनसे मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाना सीख गया। बहुत बढ़िया। जैसा कि मैंने अभी आपको बाल सुलभ ज्ञान के बारे में बताया, मैंने सबसे पहले ये तय किया इस बाल सुलभ ज्ञान में कितने अध्याय मुझे रखने हैं। तो मैं 10-12 अध्याय तक था इसमें सीमित, और मैंने अध्याय एक एक करके लिखना चालू किया। इसका पहला अध्याय है बाल विकास। बाल विकास का मतलब ये है कि हम 0 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को सभी प्रकार के बाल विकास के बारे में जाने, बड़े भी जाने, छोटे भी जाने। अब इसमें बाल विकास में बहुत सारी बातें आती हैं कि भाई हमारी जो माताएं बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता बच्चों को कैसे उठाना है, बिल्कुल उनको नहीं पता कि बच्चों को दूसरे आदमियों को नहीं देना, हमारे बच्चों को तकलीफ हो जाएगी। तो वो सब बातें इसमें ली है। एक मैंने इसमें और शामिल किया कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें 5+3+3+4 की शिक्षा नीति हमारी लागू हुई है। 29 जुलाई 2020 से उसको लागू किया गया है, लेकिन इस साल से उसको अस्तित्व में ला दिया गया है। तो हमारे बहुत सारे लोग शिक्षा विभाग के भी जानते ही नहीं है 5+3+3+4 किसको कहते हैं, जी जी जबकि 5 जो प्रारंभिक 5 है उसको प्रारंभिक चरण कहा जाता है। बिल्कुल और प्रारंभिक चरण का मतलब होता है नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी और पहली और दूसरी। बिल्कुल जब बच्चा दूसरी पास हो जाता है तो उसको कहा जाता है प्रारंभिक चरण पास हो गया। बिल्कुल। अब दूसरा अध्याय बच्चों को खेल विकास के लिए लिखा मैंने, बिल्कुल उसका नाम लिखा बालक में खेल विकास। हमारे जितने भी स्कूल हैं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को खेल के मैदान ही नहीं दिखाते हैं। तो मैंने उसमें सभी खेलों के बारे में जानकारी दी, क्योंकि मैं भी एक ऐसा विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे 10वीं क्लास में ये नहीं पता था कि एथलेटिक्स किसको कहते हैं। बिल्कुल मैंने उसमें बताया एथलेटिक्स किसको कहते हैं और एथलेटिक्स में कौन कौन से खेल आते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जो फील्ड गेल हैं उनकी जानकारी भी मैंने इसमें दी है। अभी आपको आश्चर्य होगा, हमारा जो बॉल इसका बास्केटबॉल का मैदान होता है जी उसकी चौड़ाई होती है 15 मीटर बिल्कुल। और लंबाई होती है 11 मीटर। ये हमको नहीं पता। हाँ हमको ये नहीं पता कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, उसका मैदान कैसा होता है, हॉकी का मैदान कैसा होता है, फुटबॉल का, ये जानकारी मैंने उसमें दी है। बहुत बढ़िया। जब मेरा दूसरा अध्याय समाप्त हुआ तो फिर मेरा भारतीय संस्कृति की ओर गया। बिल्कुल भारतीय संस्कृति की जानकारी मैंने तीसरे अध्याय में दी। भारतीय संस्कृति के बाद मैंने जानकारी दी भारतीय धर्मों की। बिल्कुल जितने भी धर्म है उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। अब अपने धर्म के बारे में हर बच्चा जानता है, लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में नहीं जानता। भारत के बारे में मैंने सारी जानकारी दी। हमारे बहुत सारे बच्चे और बड़े भी ये नहीं जानते कि 15 अगस्त को झंडारोहण कैसे होता है और 26 जनवरी को झंडारोहण कैसे होता है और बिल्कुल उनको क्या कहा जाता है। ये जानकारी देने का प्रयास किया। सारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उसमें देने का काम किया मैंने। उसके बाद मैंने एक अध्याय लिया
जिज्ञासा ज्ञान, छोटे छोटे बच्चों में जिज्ञासा जी, होती है, इंद्रधनुष क्यों निकलता है, बिल्कुल, अ, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, बिजली क्यों चमकती है, जमीन पे बिजली क्यों गिरती है, उससे बचने के उपाय क्या है। एक अध्याय में मैंने दिया जो जीवन रक्षक ज्ञान, उसके अंदर रक्त के बारे में जानकारी, आग लगने के समय क्या किया जाए, भूकंप के समय क्या किया जाए, ये बच्चों को जानकारी ये सब होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में मैंने लिया कि बच्चे जो हमारे हैं उनको राम और कृष्ण के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल, राम कृष्ण की जानकारी दी। एक अध्याय में मैंने बच्चों को ये जानकारी दी कि रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है और महाभारत क्या है। मैंने आजादी का ज्ञान भी दिया बच्चों को। इस तरह से जब मैंने अध्याय में जोड़ता चला गया तो 16 अध्याय की एक पुस्तक बनी, बाल सुलभ ज्ञान। हाँ, और मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे अभिभावक हैं और उनके बच्चे खास तौर से छठी, सातवीं, आठवीं में हैं, उनको ये पुस्तक जरूर पढ़ाई जाए। और इस पुस्तक को पढ़ाने के बाद एक प्रश्नोत्तरी भी मैंने तैयार की है, 50 प्रश्नों की। जी, वो प्रश्नोत्तरी उनसे पूछी जाए और देखा जाए कि उसमें कितना उन्होंने ग्रहण किया है। जी। राम मोहन जी, वास्तव में जो ये पुस्तक आपने लिखी बाल सुलभ ज्ञान, ये वह जो आज के बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले भी जो रेलवे अधिकारियों के लिए और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लिखा। आगे भी क्या मन है अब आपका? जी, मेरा आगे ये मन है, मैं कुछ विचार कर रहा हूँ। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब पुस्तक लिखना प्रारंभ करता हूँ तो कई दिनों तक पहले मैं मनन करता हूँ कि मैं किस अध्याय पे या किस मतलब विषय के ऊपर लिखना प्रारंभ करूँ, और वो विषय किस वर्ग के काम में आएगा और कितना काम में आएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है, पुस्तकें लिख दो, बिल्कुल, कोई खरीदता नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो सबसे पहले तो इस पे मनन करना पड़ता है। और इस पुस्तक में मैंने जो है केवल बालकों के लिए सुलभ ज्ञान लिखा है। जी, तो मेरी थोड़ी सी मन में कहीं ये पीड़ा है कि मैंने इस पुस्तक के अंदर जो भी दिया वो केवल एक छोटे से वर्ग के लिए दिया, और वो है छठी, सातवीं, आठवीं में पढ़ने वाले बच्चे। बहुत क्योंकि बढ़िया। मैंने जानकारी भी इसमें उन्हीं के हिसाब से सीमित की है। अब मैं थोड़ा सा मन बना रहा हूँ कि इसी पुस्तक को थोड़ा सा बढ़ाऊं, और उस पुस्तक का नाम मैं बाल वृहद ज्ञान रखूं। बहुत बढ़िया। तो बाल वृहद ज्ञान में मैं अपने अध्याय चुनूंगा, और उनके अंदर इसमें दे रखा है वो भी और उसके अलावा भी। अगर बच्चा उस अध्याय को पढ़ता है तो उस अध्याय की बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सके। जी, राम मोहन जी, वास्तव में जो सामान्य ज्ञान लिखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम मानता हूँ मैं तो, क्योंकि इसमें आदमी को समय भी चाहिए, विचार भी चाहिए, और साथ में मतलब पुस्तक छपवाने का भी एक आमदा होना चाहिए। कैसे मैनेज कर पाते हैं आप इन सबको? जी सर, मैं जहाँ तक आपने समय की बात करी, जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान ने मेरे को शक्ति प्रदत्त की है लिखने की। और मैं जितनी भी पुस्तकें मैंने आपको दिखाई, 8-9 पुस्तकें जी, सारी, सभी को मैंने पहले अपने हाथ से लिखा है। पूरी पुस्तकों को अपने हाथ से लिखा है। मेरी जो राइटिंग है बहुत अच्छी भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। अगर एक आम आदमी को दी जाए तो मेरी राइटिंग पढ़ सकता है। जी, तो जितने भी प्रिंटिंग वाले लोग हैं वो मेरी जो हस्तलिपित लिपि है जी, जी, उसको देखकर बड़ी आसानी से पुस्तक बना देते हैं, और वो गलतियां भी नहीं करते, क्योंकि मैं हिंदी में थोड़ा सा अपने आप को पारंगत मानता हूँ। अब जहाँ तक सवाल है लिखने का, तो मैं प्रतिदिन कम से कम, जब मेरे को लिखने का मादा आ जाता है या लिखने के टॉपिक मिल जाते हैं, तो मैं दिन में कम से कम 8-9 पेज, 10 पेज जरूर लिखता हूँ। जी, अपनी डायरी लेता हूँ, इंक पेन से लिखता हूँ, खूब लिखता हूँ, और लिखने में मुझे बड़ा मजा आता है। अब रहा सवाल पुस्तक बनाने का। जब एक अच्छी पुस्तक बन जाती है और ऐसा लगता है कि ये पुस्तक अच्छी बन गई है, तो बिल्कुल, उसको छपाने का भी मन करता है। बिल्कुल, और जब छपाने का मन करता है तो हमको ये लगता है कि हमने जिस वर्ग के लिए ये पुस्तक बनाई है उस वर्ग में ये पुस्तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, जब इस पुस्तक का बाल सुलभ ज्ञान का विमोचन हुआ तो मैं साहित्यकारिता में भी जाता हूँ। सभी साहित्यकार लोगों को मैंने बुलाया था, मेरे परिवारजनों को बुलाया था। जब ये पुस्तक का लोकार्पण हो रहा था तो जितने भी साहित्यकार थे उनके सबके उद्गार ये थे कि राम मोहन कौशिक जी, आपने ये पुस्तक लिखने में जितना श्रम किया है वो बड़ा कठिन काम था, और आपने श्रम साध्य पूरा किया है। तो एक लेखक का सबसे बड़ा सम्मान ये होता है कि साहित्यकार जैसे लोग उनकी बातों को प्रोत्साहित करें
और ये कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये इस पुस्तक को लिखने के बाद मुझे मिला। और हम लेखक लोग हैं, पैसा आना जाना है, अपने पास कोई खराब शौक नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा इस बात के लिए खर्च हो जाए तो उसमें भी हमें कोई रंज नहीं है। लेकिन जब हमें ये पुस्तक दूसरों के हाथ में पहुंचती है और जब वो हमारी इस पुस्तक के बारे में जब अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा जो मन प्रसन्न हो जाता है और आगे लिखने के लिए हमें प्रोत्साहित होता है। जी। राम मोहन जी, रिटायरमेंट के बाद ये सेवा पाठकों के लिए आप कर रहे हैं, यानी बच्चों के लिए प्रतियोगी। रेलवे सेवा में रहते हुए आप एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। जी। जितने भी अंडरपास बने उनमें आपकी अहम भूमिका, यानी आपसे बड़े अधिकारी आपको जिम्मेदारी देते थे और आप उसे पूर्ण करते थे। कैसी लगन रहती थी आपकी इस काम के प्रति? देखिए सर, लगन का तो ऐसा है कि ये सब माता पिता के दिए हुए संस्कार होते हैं। जी। हम अपने पिता को जो भी करते हुए देखते हैं हम उसी प्रकार के काम करते हैं। हमारे पिता बहुत कर्मठ थे। हमारे पिता रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, रमेश चंद्र शर्मा जी, स्वर्गीय हो चुके हैं। वो जब हम उनको काम करते हुए देखते थे तो हमें बड़ी प्रेरणा मिलती थी। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, डकनिया रेलवे स्टेशन पर साइकिल से नौकरी करने जाते थे वो, जी। और वहां पर एक तिरपाल गिर गया था अच्छा। गाड़ी से, और वो तिरपाल को साइकिल के पीछे लगा के ले आए कि अपने आगे टीन शेड लगा हुआ, उसमें पानी गिरता है बरसातों में, उसके ऊपर डाल लेंगे। जी। और जब दिन में सो रहे थे, रात ड्यूटी करके आए थे, तो बड़बड़ाते रहे, और शाम को 6 बजे जब वापस जा रहे थे तो तिरपाल को वापस इकट्ठा करके साइकिल पे लगाया। मैंने पूछा ये कहाँ ले जा रहे हो? बोले वापस स्टेशन पे ले जाओ क्योंकि मेरे से ये हजम नहीं होगा, ये रेलवे का तिरपाल है। ये संस्कार हमारे पिताजी ने हमको दिए हैं। इसी प्रकार हमारे पिताजी जब स्टेशन मास्टर थे कोटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, उनको ये ड्यूटी मिलती थी कि जो भी ट्रेन तैयार हो रही है उसको आप आगे पीछे जाके देखें। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इंजन पे और ब्रेक पे सब पे जाते थे पर्सनली, जबकि दूसरे उनके साथी लोग वहीं बैठे बैठे सब मैनेज करते थे। तो ये चीजें हमने देखी हैं। तो ये कर्मठता हमारे अंदर उन्हीं से आई है। और उस कर्मठता के बाद जब हम रेलवे में अधिकारी रहे और जब किसी को काम करके देते थे तो हमारे उच्च अधिकारी को लगता था कि यार इस आदमी को ये काम दे दिया जाए तो ये इस काम को कर देगा, और इस काम को हम करते भी थे। और इस काम को करने के लिए हम जो विधि अपनाते थे उस विधि में हमने अपने किसी भी कर्मचारी के ऊपर कभी कलम नहीं चलाई, कभी किसी को पनिशमेंट नहीं दिया कागज के ऊपर। चिल्लाते थे, गाली भी दे देते थे और बाद में उसको पुचकार भी लेते थे, लेकिन काम हम अपने अधिकारियों का पूरा करके देते थे। राममोहन जी, सेवानिवृत्ति के बाद आप जनसेवा से भी जुड़े, यानी बुजुर्ग वृद्धों की आप सेवा करते हो, और जो गरीब बच्चे हैं बस्तियों में उनके लिए भी अपना समय देते हैं। और साथ ही इस संगठन जो आपका दीपक प्रहरी संगठन है वह, उसमें आप जुड़े हुए हो, तो कैसे ये सेवा आपके मन में कैसे सेवा भाव पैदा हुआ है? जी, दिव्य भारती प्रहरी संस्था का मैं उपाध्यक्ष हूँ, और दिव्य भारती प्रहरी संस्था में मेरे एक कजिन है दीपक शर्मा जी, उनको लेकर हमने ये काम प्रारंभ किया। और हम जो है सामाजिक कार्य करते हैं। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है सेवा करना, उन लोगों की सेवा करना जिनको सेवा की आवश्यकता है। उसमें जैसा कि आपने बता ही दिया कि हम कुछ स्कूलों में बच्चियों को गोद ले रखा है हमने, 21 बच्चियां 2 स्कूलों में हमने गोद ली हैं। हम पूरे वर्ष का उनका खर्चा उठाते हैं। वृद्धाश्रम में जाते हैं, जब वृद्धाश्रम में जाते हैं तो वो वृद्ध लोग जो वहाँ पर बिना किसी सहारे के हैं, वो हमें अपने बेटे को देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और अभी भी जो ये पुस्तक मैंने आपको बताया बाल सुलभ ज्ञान, इसका मेरा अब मिशन ये है कि इस पुस्तक को जब मैं प्रचारित करना चाह रहा हूँ तो प्रचारित तो कर दी, लोगों को बांट दी, लोग ले लेते हैं, कुछ लोग इसको अच्छा बताते हैं, कुछ लोग लेके रख लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ स्कूलों में जाऊंगा और कुछ पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दूंगा, और जब बच्चे उस पुस्तकों को पढ़ लेंगे तो उनका एक प्रतियोगिता रखूंगा। उस प्रतियोगिता में जो 80% से ज्यादा मार्क्स लाएंगे मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा। और मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे इन पुस्तकों को पढ़ें और इन पुस्तकों को पढ़ के
जो जो सीखे वो उद्देश्य क्या है? नंबर एक उद्देश्य ये है कि बच्चा हिंदी की पुस्तक पढ़े, बिल्कुल पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य, हिंदी की पुस्तक में जो मैंने दिया है उसके बारे में जानकारी हासिल करे, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति के लिए व्यवहारिक ज्ञान के रूप में जरूरी है। जी। और तीसरा मेरा ये है उद्देश्य कि बच्चा इन पुस्तकों को पढ़ के पुस्तक लिखना सीखे। वाह, बहुत मेरा ओपन दावा है कि मैं अगर कोई बच्चा पुस्तक लिखना चाहता है, बच्चा क्या, मैं तो बड़ों की पुस्तक भी लिखने को तैयार हूँ। मैं देवेंद्र कुमार शर्मा जी को भी बोला, बढ़िया। आप भी पक्षियों की पुस्तक लिखो। पुस्तक लिखने का मेरे को अच्छा अनुभव हो गया है, 8-9 पुस्तक में लिख चुका हूँ। मैं किसी भी बच्चे को पुस्तक लिखवाने के लिए तैयार हूँ। बच्चा पुस्तक लिखे, पुस्तक लिखना सीखे, इससे उसकी एक विधा उत्पन्न बिल्कुल होती है। ये थे हमारे साथ रेलवे से रिटायर्ड एक्शियन राम मोहन कौशिक साहब। राम मोहन कौशिक साहब रिटायरमेंट के बाद प्रतियोगी बालकों के लिए लेखन कर रहे हैं। साथ ही अभी वर्तमान में कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चे के लिए एक सामान्य ज्ञान पुस्तक, जिसमें सामान्य ज्ञान दर्शाया गया है, वो पुस्तक इन्होंने बाल सुलभ ज्ञान पुस्तक इनकी आई है। इनका मन है कि मैं बच्चों को एक जल्दी स्कूलों में जाकर उनसे उनको उन प्रतियोगिता में भाग लेकर और ये पुरस्कृत करना चाहेंगे, ऐसा इनका मन है। साथ ही समाज सेवा से जुड़े हैं। आज भी वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा के लिए ये तत्पर रहते हैं। और कई जो सरकारी स्कूल में जो बच्चियां हैं उनको गोद ले रखा है, जिनका साल भर का खर्चा ये उठाते हैं। आज हमारे बुलावे पर ये हमारे स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में पधारे। धन्यवाद। नमस्कार, एसटीएन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि ये अपने बच्चों को बाल सुलभ ज्ञान पुस्तक मुझसे प्राप्त करके अवश्य पढ़वाएं, ताकि आपके बच्चे व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।